हेलो। हाँ जी, नमस्कार। मेरा नाम आदित्य देव है और मैं सहायक आचार्य भूगोल राजकीय महाविद्यालय बिजोलिया। तो विद्यार्थियों, आज हम अ, भू आकृति विज्ञान जो कि बीए प्रथम वर्ष का एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है और भौतिक भूगोल के अंतर्गत हम चट्टानों के बारे में आज अध्ययन करेंगे। तो पिछले वीडियोस में हमने कुछ भूगर्भिक संरचना के बारे में बातें की थी। आपको ध्यान होगा कि पृथ्वी के अंदर सियाल सीमा निफे जैसी परतें पाई जाती है और सियाल परत पर कई सारी चट्टानें बनती हैं। तो जो चट्टानें बनती हैं दरअसल पूरी सियाल परत किसी न किसी चट्टान से बनी हुई है। तो चट्टानों का मोटा मोटा जो वर्गीकरण हम करते हैं वो 3 प्रकार से किया जाता है, जिसमें पहला आग्नेय चट्टान, दूसरा अवसादी चट्टान और तीसरा कायांतरित या रूपांतरित चट्टान। तो एक बार हम इनके अंतर को समझते हैं। पृथ्वी की जो प्राथमिक चट्टान है वो आग्नेय चट्टान है। आग्नेय चट्टान जो कि नाम से स्पष्ट है कि अग्नि से बनी हुई, यानी कि ज्वालामुखी के विस्फोट से मैग्मा जो निकलता है तो या तो वो जमीन के अंदर जम जाता है धरातल में, और या वो धरातल के ऊपर जम जाता है। तो मैग्मा चट्टान के जमने से आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है और ये निर्माण 2 तरीके से होता है, यानी कि 2 जगह पर होता है। पहला आंतरिक और दूसरा बाह्य। आंतरिक आग्नेय चट्टान यानी कि जो पृथ्वी के भीतर मैग्मा पूरा निकल नहीं पाता, तो पृथ्वी की जो परतें हैं उन्हीं में कहीं जगह मिलती है तो वो अलग अलग आकार में जम जाता है। अगर गुंबदाकार जमता है तो उसे लोपोलिथ कहते हैं, अगर बड़ा पातालीय जमता है उसे बैथोलिथ कहते हैं, अगर एक लाइन नुमा जमता है तो सिल, आड़ा जमता है तो डाइक। ऐसे अलग अलग नाम होते हैं, बैकोलिथ, लोपोलिथ, लैकोलिथ, फैकोलिथ अगर तख्तरी नुमा जमता है, या सिल या डाइक। तो ये आंतरिक जो आग्नेय चट्टानें हैं इनके ये नाम हैं। और जब वो मैग्मा लावा के रूप में फूट कर बाहर निकलता है और बाहर जब धरातल के ऊपर जब जमता है तो उसे 2 तरह से फिर से वर्गीकृत किया जाता है अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से। पहला किया जाता है उसे सिलिका की मात्रा के आधार पर अम्लीय और पैटिक 2 भागों में बांटा जाता है। अगर सिलिका की मात्रा कम है तो वो जो चट्टान है वो काफ़ी भारी होती है और उसे पैथिक जो चट्टान उसे कहा जाता है, और सिलिका की मात्रा अगर अधिक है तो उसका रंग भी हल्का होता है और उसे जैसे ग्रेनाइट है तो उसे अम्लीय चट्टान कहा जाता है। तो ये तो हुई आग्नेय चट्टान की बात। अब इसके बाद जो दूसरे प्रकार की चट्टान है उसको हम अवसादी चट्टान के रूप में पहचानते हैं। तो जो आग्नेय चट्टान है उसी का एक तरह से अवसाद, यानी कि उसे जब नदी पानी की सहायता से काट के ले जाती है या जब हवा काट के ले जाती है तो उसी चूर्ण को, उसी चट्टानों के टुकड़े को जब दूसरी जगह निक्षेप किया जाता है, एक एक करके जब उसे जमाया जाता है तो उसे अवसादी चट्टान कहते हैं। तो क्योंकि सबसे पहली चट्टान आग्नेय चट्टान है तो आग्नेय चट्टानों का होना जरूरी है अवसादी चट्टानों के बनने के लिए। तो अवसादी चट्टान द्वितीय चट्टान हो गई। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि धरती पर 75% अवसादी चट्टान है और बाकी की 25% में आग्नेय और रूपांतरित दोनों तरह की चट्टान है। तो अवसादी चट्टान और आग्नेय चट्टान में बेसिक अंतर ये है कि आग्नेय चट्टान बहुत ज़्यादा सख्त होती है। आग्नेय चट्टान रवेदार होती है, इसमें परत नहीं पाई जाती है, जीवावशेष नहीं पाए जाते हैं क्योंकि ये मैग्मा से निकलती है। तो मैग्मा से बनने के कारण इसमें जीवावशेष की मात्रा नहीं होती है। तापमान बहुत उच्च होने के कारण जीवावशेष नहीं रहते हैं। और क्योंकि अवसादी चट्टान निक्षेपों से बनती है, कई सारे निक्षेप इस पर परत दर परत जमते हैं, तो अवसादी चट्टानों में जीवावशेष भी पाए जाते हैं, परतें भी पाई जाती हैं। और पृथ्वी के ज़्यादातर सतहों पर फैली हुई अवसादी चट्टानें हैं। अवसादी चट्टानों
का अगला अपन रूप देखें तो अवसादी चट्टानों या आग्नेय चट्टानों का जब रूपांतरण होता है ताप और दाब में परिवर्तन के कारण, तो उस रूपांतरण से एक नए तरह की चट्टान बनती है जिसे कायांतरित चट्टान कहा जाता है। तो आपने ये देखा कि चट्टानों का भी इवोल्यूशन होता है, विकास क्रम होता है। चट्टानें भी सबसे पहले आग्नेय चट्टान, उसके बाद आग्नेय का परिवर्तन होकर आग्नेय को काट कर फिर से नई जगह पर जमा कर उसका स्थान परिवर्तन करके उसके अंदर जो मूलभूत गुण हैं, जैसे वो बहुत सख्त है, में रवे हैं, परत नहीं है, तो उनको परिवर्तन करके नई तरीके से जमाने पर अवसादी चट्टान प्राप्त होती है। और अवसादी चट्टान और आग्नेय चट्टान दोनों को जब तापीय रूपांतरण होता है, जब तापमान के कारण चट्टान और ज़्यादा सख्त हो जाती है, उनके गुणधर्म में परिवर्तन हो जाता है, या गतिक रूपांतरण होता है, जैसे हिमानी या नदी क्षेत्रों में कुछ रासायनिक बदलाव के कारण, भौतिक परिवर्तनों के कारण उसमें जब गतिक रूपांतरण होता है तो उसे कायांतरित चट्टान कहा जाता है। तो हम उदाहरण देख सकते हैं इससे। आग्नेय चट्टान का उदाहरण जैसे ग्रेनाइट है। आप ग्रेनाइट का पत्थर घर में लगाते हैं, आपने देखा होगा बहुत सख्त होते हैं, है ना। ग्रेनाइट, गैब्रो, बेसाल्ट, ये सब आग्नेय चट्टान के उदाहरण हैं। अवसादी चट्टान मैक्सिमम अपन देख सकते हैं, जितना भी चूना पत्थर, बालू का, ये जो बारीक बारीक ज़्यादा कठोर नहीं होते हैं, मुलायम होते हैं। और फिर इन्हीं के कायांतरित रूप, जैसे चूना पत्थर का कायांतरण तापीय रूपांतरण होता है उसका, और उससे संगमरमर बनता है जिसे मार्बल कहते हैं, वो भी घरों में लगाया जाता है। उसकी चूना पत्थर कमज़ोर होता है, ग्रेनाइट का मार्बल वापस थोड़ा सख्त हो जाता है। फिर बालू का पत्थर का रूपांतरण होता है क्वार्टजाइट में, कोयले का रूपांतरण होता है हीरा और ग्रेफाइट में, शेल का रूपांतरण होता है स्लेट में। इस तरह से चट्टानों के अलग अलग रूपांतरण अपन देख सकते हैं, आग्नेय चट्टानों के, अवसादी चट्टानों के। और आग्नेय चट्टानों में भी हम देख सकते हैं कि किस तरह ग्रेनाइट का रूपांतरण होता है नीस में, बेसाल्ट का रूपांतरण होता है एम्फिबोलाइट में, और गैब्रो का रूपांतरण होता है सर्पेंटाइन में। तो ये पृथ्वी पर पाए जाने वाले जितने भी चट्टानी स्वरूप हैं, यानी पत्थर जहाँ से मिलता है, मिट्टी जहाँ से मिलती है, तो किस प्रकार के पत्थर हैं, किस प्रकार की मिट्टी है, और उनका मानव किस तरह से उपयोग कर सकता है, उसके बारे में ये अध्ययन करने की एक प्रक्रिया है। फिर इसमें एक चीज़ और आती है कि किस तरह रूपांतरण का पुनः रूपांतरण भी होता है। तो क्योंकि पृथ्वी पर तापमान और दाब की जो परिवर्तनशीलता है वो निरंतर बनी हुई है, और इसके चलते जो परिवर्तन है, जो चेंजेस हैं, वो बार बार होते रहते हैं। तो एक बार अगर मान लीजिए किसी भी चट्टान, जैसे मान लो एक बार शैल चट्टान है, उसका स्लेट बन गया, उसकी रूपांतरण होकर स्लेट बन गया, तो स्लेट पुनः तापमान और दाब के परिवर्तनों के कारण फिर से उसे रूपांतरण करके उसे शिस्ट में बदला जाएगा, और शिस्ट फिर से उसे शिस्ट से परिवर्तन करके वो फाइलाइट में बदलेगा। तो इस तरह चार एक अलग अलग क्रम हो गए अपने देखा, सबसे पहले शैल, स्लेट, शिस्ट और फाइलाइट। तो एक बार अवसादी चट्टान, फिर से रूपांतरण चट्टान, फिर पुनः रूपांतरण, फिर पुनः रूपांतरण। तो इस तरह से पृथ्वी पर निरंतर जो परिवर्तन है वो होते रहते हैं। आपने थानबरी का एक बहुत अच्छा कथन है वो पढ़ा होगा कि चट्टानें जो है वो पृथ्वी की किताब की परतों की तरह है। जैसे किताब में अपन पन्ने पढ़ते हैं तो किताब के बारे में जानकारी मिलती है, वैसे ही चट्टानों के बारे में पढ़ने से पृथ्वी के बारे में जानकारी मिलती है कि चट्टानें अगर आज ये इस स्थिति में हैं तो सालों पहले इसका रूप क्या रहा होगा, परिवर्तन की प्रक्रिया क्या रही होगी। तो इस तरह से हम चट्टानों के बारे में अध्ययन करके पृथ्वी के इतिहास के बारे में अध्ययन कर सकते हैं कि हमारी पृथ्वी जो है वो पूर्व कालों में किस तरह से अपना अस्तित्व बनाए रखा, इसने किस तरह से पहले कैसी थी, गैस थी, द्रव थी, ठोस थी, आज ये कैसी है, भीतर से द्रव है, ठोस है, गैस है ना, और भविष्य में कैसी होगी, द्रव होगी, ठोस होगी, या गैस का बुलबुला बन के चली जाएगी, कैसा। तो ये सारे सवालों के जवाब
इंसान खोजता है। और चट्टानों का अध्ययन इस क्रम में किया जाता है कि सबसे पहले जब चट्टान निकली तो वो मैग्मा का विस्फोट होने से आग्नेय चट्टान के रूप में जमी। उसके बाद उससे कई सारे अपरदन के कारक जो हमने पढ़ा था, अपरदन के कारक जो जल है, हवा है, हिमानी है, भूगर्भिक जल है ना, और बरसात है, पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु है। तो इस तरह से अपरदन और अपक्षय के काम उस पर किया गया चट्टानों पर, और उसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के उसे फिर से दूसरी जगह पर ले जाके निक्षेपित कर दिया गया, और उससे अवसादी चट्टान का उद्भव हुआ। तो अवसादी चट्टान भी एक दिन में बनने की ऐसा बोलते हैं कि जैसे हिमालय का उद्भव हुआ है, तो हिमालय भी एक अवसादी चट्टान है। हिमालय के अंदर 33 सागर पहले पूर्व में, और 33 सागर के अंदर परतें जमी हुई है। और फिर प्लेट टेक्टोनिक में हम पढ़ते हैं कि जैसे ऊपरी प्लेट और निचली प्लेट ने आपस में दोनों तरफ से कंप्रेस किया, और 33 सागर का जो तलछट वाला भाग था वो ऊपर उठ गया। तो इस तरह से हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। और कई सारी नदियां जो वहाँ से निकली, चाहे गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, यमुना, है ना, तो इन नदियों ने उस चट्टान को काटा, सालों सालों काटा, और कई सारे साल काट कर जितने भी चूर्ण वहाँ से निकाला तो उसे निक्षेपित किया मैदानों में। तो जितने भी मैदान हम देखते हैं, गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र का मैदान, जो उत्तर का विशाल मैदान जिसे हम कहते हैं, तो वो मैदान जो है वो ऐसा कहा जाता है कि उनमें 2-3 किलोमीटर तक आपको केवल रेत ही रेत मिलेगी। इसका मतलब वहाँ पे निक्षेप का काम बहुत सालों तक हुआ है, और कई सालों तक निक्षेप होने के कारण उसका उपजाऊपन भी ज़्यादा है। हर साल नई मिट्टी आ जाती है, और मिट्टी जो है वो खेती के लिए बहुत उपजाऊ होती है। तो एक आग्नेय चट्टान, फिर उसका निक्षेपण करके अवसादी चट्टान, और फिर आग्नेय और अवसादी जो भी है उसका तापमान और दाब के परिवर्तन के फलस्वरूप रूपांतरित चट्टान, और रूपांतरण चट्टानों का फिर एक बार पुनः रूपांतरण। तो इस तरह से 3 बड़े भागों में बांटकर हम चट्टानों का अध्ययन करते हैं। और चट्टानों के अध्ययन के फलस्वरूप हमें ये समझ में आता है कि पृथ्वी की जो ऊपरी परत है, जो सियाल परत है, जिस पर हम सब लोग रहते हैं, जिस पे 700 करोड़ की जनसंख्या अपना निवास और आवास बनाए हुए है, यानी खेती भी कर रही है, अपना घर भी बनाए हुए है। तो इतने सारे करोड़ों जीव जंतु और इतने सारे अरबों पेड़ पौधे, वनस्पतियाँ, और कई सारे धातु, अधातु, मिट्टी, पत्थर, है ना। तो ये जो पूरी परत जिस तरीके को लिए हुए है, इस परत का अध्ययन किस तरह से किया जा सकता है, किस तरह से इसका वर्गीकरण अलग अलग भागों में करके इसे और सुगमता से समझा जा सकता है। तो इस क्रम में हमने पृथ्वी की जो चट्टानिक वर्गीकरण है उसको आज हमने देखा। तो भौतिक भूगोल के अध्ययन के फलस्वरूप हम ये सुनिश्चित करते हैं कि मानव अपने आसपास के क्षेत्रों के बारे में काफ़ी अच्छे से जानता है। तो जैसे हम बिजोलिया में अगर हम पढ़ते हैं तो आपने देखा होगा कि बिजोलिया में जो पत्थर निकलता है, जो लाल पत्थर जिसे बोलते हैं, और कई सारा पत्थर एक्सपोर्ट भी होता है, तो हम एक बार उसे ध्यान से देखें और पता लगाएं कि वो किस तरह की चट्टान है। तो क्या वो आग्नेय चट्टान है, क्या वो अवसादी चट्टान है, क्या उसमें परतें पाई जाती है। अगर परतें पाई जाती हैं तो इसका मतलब वो अवसादी चट्टान है, और परतें अगर नहीं पाई जाती, रवे पाए जाते हैं, इसका मतलब वो आग्नेय चट्टान है। और वो पठारी क्षेत्र से निकला हुआ भाग है, तो पठारी क्षेत्र क्योंकि लावा पठार से मिलकर बना है, पहले लावा फूटा होगा, फिर ठंडा हुआ होगा, तो उस चट्टान को क्या कहा जाता है। तो इस तरह से आप अपने आसपास के जो, क्योंकि बिजोलियाँ एक काफ़ी प्रसिद्ध क्षेत्र है पत्थरों के मामले में, यहाँ के पत्थर विदेशों में भी जाते हैं। तो हम जितना भी अध्ययन कर रहे हैं उसके लिए हमको लोकेलिटी को ध्यान में रख के उसका अध्ययन करना चाहिए। तो आप एक बार अपने आसपास का जो वातावरण है उसका अध्ययन इस रेफरेंस में करें कि चट्टानों के जो स्वरूप हैं अलग अलग,
तो किस तरह से परिवर्तित स्वरूपों के इस क्रम में हम अपने आसपास की लोकेलिटी को पहचान सकते हैं। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।